पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वोटर लिस्ट की जांच करने गए 7 न्यायिक अधिकारियों को उग्र भीड़ ने 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा, जिसके बाद ममता बनर्जी दलदल में फंसती चली गई। यानी ममता बनर्जी को पहले सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता को फटकार लगाते हुए कहा, यह घटना अदालत के अधिकारियों को चुनौती देने की सोची समझी साजिश थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए 483 प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का तबादला किया। इतना ही नहीं, भाजपा ने इस घटना को आजाद भारत के इतिहास का काला दिन बताते हुए ममता सरकार को घेरा, जिसके बाद ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासन उनके हाथ में नहीं है। चुनाव आयोग सब कुछ देख रहा है, अधिकारी भी उन्होंने ही बदले हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनावी ग्राउंड पर ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक क्यों बनाया गया? क्योंकि उनकी मनमानी है, ये करना ही था और ये होना ही था। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर से आंखों पे पट्टी बांध करके रहेंगे। सारे लोग, ये सुप्रीम कोर्ट को आज सू मोटो लेने की जरूरत पड़ी क्योंकि इसमें जजेस शामिल थे। ये काम पिछले चुनाव के रिजल्ट के बाद, जब हिंदुओं को काटा जा रहा था, रेप किए जा रहे थे, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, बच्चियों को घर से उठा लिया जा रहा था, हिंदुओं के घरों को जला दिया जा रहा था, उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया होता और जो बातें आज चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं उसी समय किया होता तो आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ती जी। आपने धीरे 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 उस तरह का आपने एनवायरनमेंट बना दिया कि ममता बनर्जी एक के बाद एक काम करते चली गई। अरे भाई, टीएमसी को क्या पता है, क्या उसको फर्क पड़ता है? सीबीआई के लोग जाते हैं, उनको पिटवा देती है, थाने में बंद करवा देती है। ईडी के लोग जाते हैं वहां पे छापामारी करने के लिए, तो वो कोई शेख है उसके ऊपर पथराव करवा देता है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं ईडी के अधिकारी। फिर उसके बाद छापेमारी पड़ती है तो ममता बनर्जी खुद जाकर के फाइल छीन लेती है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, केंद्र सरकार क्या करे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आर्गुमेंट सुनना है क्या? आप आर्गुमेंट सुनोगे? वीडियोस दिख रहे हैं, फाइल्स दिख रहा है, सब कुछ आंखों के सामने है। आप जो है कुछ नहीं करोगे तो हिम्मत बढ़ेगा तो ये काम होगा ही। अब जब अपने पे पड़ी है, भाई पिछली बार क्या हुआ था, हाईकोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया, जो पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे, कि पुलिस और प्रशासन ये इंश्योर करे, भाई लोगों को राशन नहीं दे रहे थे, क्यों? तुमने टीएमसी को वोट नहीं किया। दवाई नहीं दे रहे, बच्चे को स्कूल में मिड डे मील नहीं दिया जा रहा था, बच्चों को भी। तो ये जो व्यवस्था है, ये ममता बनर्जी को आपने ढील दिया है। कैपिटल टीवी आज से, पिछले चुनाव के बाद से लगातार इस बात को कहते आ रहा है कि भाई यहां पे तो कुछ नहीं। अब आपने प्रशासनिक बदलाव किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अभी शुरुआत है। आप देखिए 7 तारीख का सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दिया है ना, उसके बाद देखिए क्या होता है। यह बहुत ही शर्मनाक है। मैं बिल्कुल दो टूक कहूंगा, इस देश को चलाने वाले लोग जिनके कंधों पे अलग अलग राज्यों में या फिर किसी भी एक प्रांत में इस तरह की घटनाएं होती है तो सारे लोग जो आंख बंद करके बैठ जाते हैं, उसी का ये नतीजा है। बिल्कुल ये नतीजा, और इसीलिए सवाल उठता है सर कि क्या ममता बनर्जी कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है बंगाल की? देखिए, ममता बनर्जी कानून व्यवस्था संभाल रही है, तभी तो ये स्थिति है। भले ही वो कह दे कि मेरे हाथों में कंट्रोल नहीं है। अगर आपके हाथों में कंट्रोल नहीं है, अगर आप मानती हैं डीजीपी के साथ आप मीटिंग नहीं कर सकती, आप मानती हैं कि पुलिस व्यवस्था आपके साथ नहीं है,
सब कुछ चुनाव आयोग के कंट्रोल में है, तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी क्यों हो? सीधे इस्तीफा देती, केयर टेकर सीएम बनी रहती। अगर चुनाव आयोग के ही हवाले सब कुछ करना है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वहां के मुख्यमंत्री नहीं संभाल सकती है, जो कि गृह मंत्री भी है, तो फिर उस कुर्सी पर बैठे ही नहीं रहना चाहिए। और ये जो चुनावों में प्रचार के दौरान इधर उधर घूम कर कह रही है कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि आप ही के हाथों में है, और इसलिए सीजेआई ने कहा 2-2:30 बजे रात तक हम सब ऑब्जर्व करते रहे। जब आपने 3 बजे से शाम के 8 बजे तक ये 5-6 घंटों तक कोई व्यवस्था संभालने वाला नहीं था, तो डीजीपी को फोन किया गया, चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली से फोन किया गया, सबने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और फिर जाकर हालात पर काबू पाया गया, क्योंकि वहां पर अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वहां पर अभी सेंट्रल फोर्सेस है। अगर सेंट्रल फोर्सेस नहीं होता तो क्या होता? ये तो चुनाव आयोग के लिए है कि चुनाव आयोग ने पहले से ये सोच लिया था कि ऐसी स्थिति आएगी। वो तो आना ही था, क्योंकि अभी जो मामले चल रहे हैं, वहां जिसकी सुनवाई चल रही है, जो जुडिशियल ऑफिसर हर दिन 2 लाख मामले की सुनवाई कर रहे हैं, वो वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर सिर्फ नहीं है, ये उन घुसपैठियों के सर्वाइवल के लिए है कि वो भारत में रहेगा या नहीं। यह उसको पता है कि जितने लोग अभी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आए हैं, वो सारे कौन लोग हैं जिसको चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, तुम इंडियन सिटीजन नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पिता और तुम्हारे उम्र में डिफरेंसेस है, तुम्हारा पता में डिफरेंसेस है, तुम्हारे घर वालों के ये जो वंशावली होती है उसमें अंतर है, एक ही नाम 10 जगह पर छपा हुआ है, 200 एक व्यक्ति के नाम से एक व्यक्ति है, उसके 200 बच्चे पैदा हो गए हैं। ये सारी चीजें जो अभी सामने आई है, वो उन लोगों के लिए है जो 4 दशक से कब्जा करके बैठा हुआ है ये भारत की जमीन पर। ये 4 दशक से मुर्शिदाबाद, मालदा में ये जो मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ा है, वो ग्रोथ रेट के आधार पर थोड़ी बढ़ा। अगर 1961 में यही मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन, इसका अगर रेशियो देखेंगे तो मुस्लिम पॉपुलेशन 40 से 50% के बीच था, अभी 70% से ज्यादा है। और वो भी 70% से ज्यादा कितना है ये पता नहीं, ये संभल की तरह हो सकता है, जहां पर पहले से पता नहीं था 50% है, 60% है, जब फिर से रिपोर्ट सामने आई तो पता चला है तो 85% हो गया है। तो जो स्थिति इन लोगों की है, ये पता है इन लोगों को कि अगर ये 60 लाख में से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख जितने नाम काटे जा रहे हैं, ये 25 लाख लोग भारत की नागरिकता के लिए नहीं अवेलेबल होंगे। और अमित शाह ने पहले ही इमिग्रेशन ब्यूरो बनाकर रखा है कि इन सब लोगों को लिस्ट में नाम रखो और इन सब के पास से कागजात चेक करो और फिर सबको डिपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो इन लोगों को लग रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम गया, सरकारी सुविधाओं का लाभ मेरा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाएगा, तो फिर हम विदेशी नागरिक बन जाएंगे जैसे असम में हो रहा है, फिर डिटेंशन कैंप में जाएंगे और वहां से डिपोर्ट कराए जाएंगे। तो जो अभी इन लोगों की समस्या है उसमें ममता बनर्जी सहयोग कर रही है, और ये है जो किसी तरीके से ये दंगा फसाद, हंगामा, आगजनी सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें 99% मुस्लिमों का वोट है। तो ऐसी स्थितियां पैदा हुई है बंगाल में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कितनी भी बात करते रहे, चुनाव आयोग या फिर होम मिनिस्ट्री, ये दोनों का एक्शन जरूरी है। ज्वाइंट तौर पर चप्पे चप्पे पर सेंट्रल फोर्स चाहिए, 1 किलोमीटर के अंदर एक कंपनी, तभी ये लोग ये कंट्रोल कर पाएंगे, वरना ये चुनाव सही तरीके से नहीं होगा। ममता बनर्जी जान चुकी है कि अगर फेयर चुनाव होगा, अगर अच्छी तरीके से वोटिंग होगी, तो फिर वो चुनाव जीत ही नहीं सकती है। सर 483 अधिकारियों का तबादला हुआ है, ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल होना ही चाहिए, अभी तो और भी करना पड़ेगा। ये तो कल ही हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से, कोलकाता हाई कोर्ट ने किस तरीके से फटकार लगाई, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में यही कहा गया हाई कोर्ट की तरफ से कि उनको किसी तरह से कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है। तो इसका मतलब हाई कोर्ट के आदेशानुसार कि वो अब फ्री है। अब ये घटना घट गई तो इसका मतलब ये है कि भी और भी तबादले किए जाएंगे। आप उनके हिटमैन जो सालों साल से किसी थाना में बैठा हुआ है, किसी दफ्तर में बैठा हुआ है और वो फील्डिंग सेट करता है टीएमसी के लिए चुनाव के दौरान, उन लोगों को आप वहां से हटा दोगे, ये तो पंगु हो जाएंगे। अब
इलेक्शन कमीशन को एक और सजेशन में देता हूँ। एक कहानी आप समझ लीजिए। हमने कई बार कई सारी चीज़ों को हमने बताया कि कैसे स्मेल जो है वो वहाँ पे इतर लगा देता है, कि जो टीएमसी वाले आपने दबा करके आप आए तो आपके इसमें स्मेल आना चाहिए, तब इसका मतलब टीएमसी को आपने वोट दिया, और अगर आपने नहीं दिया तो फिर वो स्मेल नहीं आएगा, कहीं और आपने दबाया। अब पिछले चुनाव में, और ये बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 30% सीसीटीवी जो पोलिंग के दौरान लगाया गया वो काम नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है कि 30% सीसीटीवी काम ही नहीं किया, और 30% सीसीटीवी जो काम किया उसमें फुटेज मात्र 1 घंटे का निकला। एक आधा घंटा बिगिनिंग और आखिरी आधा घंटा का एंड। बीच में क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं। कारण, पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने जिन लोगों को दिया कि भाई आप सीसीटीवी लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन नहीं लगाता, किसी वेंडर को दे देता है। ये आपने कलकत्ता की एक कंपनी को दिया, 2-3 कंपनियों को दिया, सब बंगाल के, कलकत्ता के, और ये सब के सब टीएमसी के नाम पे जो है, टीएमसी के लिए इन लोगों ने इतनी घपलेबाजी की। सीसीटीवी लगाया नहीं लगाया, अभी तो बस ऐसे लगा दिया, उसके बाद वो बता दिया वहां पे बिजली नहीं है तो वहां पे ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा स्मार्टली काम किया है, और ये सारी चीज़ें वो टीएमसी वाले बताएंगे नहीं, लेकिन अंदर जब इनको रिपोर्ट मिलती है तो अंदर बौखलाहट होती कि ये क्या हो रहा है। इसी खीज में लोगों को इकट्ठा किया गया। भाई हजारों हजार लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं? अगर किसी परिवार में कोई प्रॉब्लम है कि भाई हमारा नाम नहीं है, 10 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग आएंगे। हजारों हजार हाईवे रोकने के लायक आप लोगों को इकट्ठा कर लोगे? ये तो प्री प्लान तरीके से होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस बार 3 वेंडर्स सीसीटीवी वाले को रखा है, और ये तीनों बंगाल के बाहर के हैं। अब कर लो, कोई एक साउथ इंडिया से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई और कहीं से आ रहा है। तो ये आप देखिए कि इलेक्शन करवाना बंगाल में ऐसा लग रहा है कि आप जो है कि कोई वैसे होता ना कि जहां सिर्फ चोर, डकैत, डाकू, माफिया, उस तरह का समाज बना हुआ है कि जहां आपको हर चीज के लिए जो है वो इस तरह का स्पेशल प्रबंध करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी बहुत सारे मामले अभी और जाएंगे। अभी रिपोर्ट मांगा गया है डीसी से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, एसपी से कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो आज या कल तक वो रिपोर्ट देंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। ममता बनर्जी के ऊपर बहुत बड़ी तलवार लटक रही है। मतलब ममता बनर्जी चारों तरफ से फंस गई है, और इसीलिए पूछ रहे हैं कि सर क्या अब ममता बनर्जी के पास कौन सा ऑप्शन बचता है? देखिए, ममता बनर्जी के पास ऑप्शन चुनाव लड़ने का है, जीतने का नहीं है। क्योंकि जो सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं उसमें ममता बनर्जी को खुद लगने लगा है। अमित शाह का रोड शो था, शुभेंदु अधिकारी साथ में थे, भवानीपुर में ही रोड शो था, और वहां पर ममता बनर्जी के घर के पास से रोड शो हो रहा है, और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पहले से बुलाया गया था। ऐसे भी गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का रोड शो हो, अगर किसी रूट से गुजरता हो तो अपोजिशन पार्टी के लोगों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं के लिए वो रास्ता बंद होता है। लेकिन टीएमसी वाले तो सुधरने वाले थे नहीं। वो तो कोशिश कर रहे थे कि इस रैली में, रोड शो में जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है उसमें एक झड़प पैदा की जाए, मारपीट हो जाए, और अमित शाह उस भीड़ में रहें, उनके ऊपर भी हमला हो जाए। तो उसके बाद तो बंगाल में जो ममता बनर्जी की कमजोरी दिख रही है वो फिर मजबूत होकर सामने आएगी। वो कहेगी कि नहीं नहीं, हमने तो अमित शाह को यहां से, कोलकाता से भगा दिया, अमित शाह गृह मंत्री हैं, हमने अमित शाह को टिकने नहीं दिया। लेकिन स्थितियां वैसी हुई नहीं, क्योंकि अमित शाह का रोड शो था तो सेंट्रल फोर्स चारों तरफ से घेरे हुए था। जैसे ही टीएमसी के कार्यकर्ता ये जो घेरेबंदी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से झड़प की कोशिश की, ये सारे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वाले सामने में आए और इन लोगों की कुटाई की। ये पीछे वापस चले गए। कल्याण बनर्जी चीख रहा है, ममता बनर्जी चीख रही है कि नहीं नहीं, हमारे घर के पास से गुजारने की क्या जरूरत थी, रोड शो का रूट चेंज कर देना चाहिए था। लेकिन ये हुआ। तो इसका मतलब है ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि जिस तरह से पिछली बार नंदीग्राम से हारे थे, इस बार
भवानीपुर से भी हारेंगे। और जो पूरे पश्चिम बंगाल के सिचुएशन पैदा हो रहा है, सबसे पहले तो ममता बनर्जी के 8-10% वोट ऐसे ही खिसक गए ये वोट कटने को लेकर, और उसके बाद जो अभी माहौल बदला है उसमें मल्टी कॉर्नर फाइट में ममता बनर्जी तीसरे नंबर पर आ गई है। और ऐसी स्थितियां पैदा हुई तो फिर ये वामपंथी पार्टियों जैसे हाल टीएमसी की होगी, क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें से अभी जो वर्तमान में है, जो कैडर वोटर है, उसमें से 50-60% वामपंथी पार्टियों के हैं और बचे कुछ कांग्रेस के हैं। और वो फिर वापस जाना शुरू करेंगे तो टीएमसी फिर 20-25 सीटों पर सिमट जाएगी, ये ममता बनर्जी को लग रहा है। इसलिए वो दंगा फसाद हंगामा कराने की कोशिश कर रही है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट जांच को लेकर जो घटना हुई उसने ममता बनर्जी की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। चाहे बात सुप्रीम कोर्ट की फटकार की हो, चुनाव आयोग के फैसले की हो, या फिर भाजपा के तीखे हमले की हो, और इन सबके बीच ममता बनर्जी का डिफेंसिव मोड पर आना, वो भी चुनाव से पहले उनके वोट बैंक को संकट में ला रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।